जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। यह क्लास देखिएगा तो यह क्लास आपको मिलेगा प्रवर्तक और निरीक्षक ईएसआई का मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र, जो कि आपको 29/8/2021 को हुआ था। यह आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा तो आपको मैथ का क्वेश्चन लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इसमें मैथ का इंक्लूड होगा, ठीक है। और जो बचा हुआ है वो आपका जीके जीएस का होगा, तो इसका हम डिस्कशन ब्रीफली देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो हम जानते हैं लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र जो है ये आपका उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। देखेंगे तो वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ये आपका श्री ओम बिरला, जो कि सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये आपका 19 जून 2019 से अपने पद पे हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद का उल्लेख किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होता है, जिसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक प्रारंभ न हो जाए। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प या अविश्वास के आधार पर भी अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे ये आपको जीवी मालंकर, और उपाध्यक्ष जो बने थे ये आपका अनंत श्यामम अयंगर के द्वारा बने गए थे। नेक्स्ट आता है लोकसभा अध्यक्ष का एवं उपाध्यक्ष को संचित निधि से वेतन दिया जाता है, जिसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है। तो ये जो होगा ध्रुवीकरण की घटना पर आधारित होगा। प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे के बीच अंतर ध्रुवीकरण घटना पर आधारित है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक अनुप्रस्थ तरंग भी होते हैं। प्रकाश तरंगे की जो तरंगदैर्घ्य होता है ये आपका 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। देखेंगे एक एंगस्ट्रम बराबर जो देखिएगा तो ये जो होता है 10 मीटर जो होता है ये आपका एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है। जब प्रकाश तरंगे संचरण किसी खास तल में होता है तो इस प्रकार को ध्रुवीकरण प्रकाश कहते हैं। इस घटना को ध्रुवन कहते हैं। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम जो है ये उल्लेखित है। तो अशोक का नाम जो है आपका देखिएगा तो 4 जो है शिलालेख याद रखिएगा, जिसमें मास्की, गुजरा, नेटूर और उदयगोलम। क्या? मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगोलम, इसमें जो है अशोक का नाम अशोक उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ पे 2 दे रखा है, तो ये आपको ये दोनों सही होगा। इस तरह से इसमें स्टार मार्क लगा दिया गया है। देखिए यहाँ पे अशोक में मौर्य साम्राज्य के शासक था। अशोक के देवा नाम प्रियदर्शी और के नाम से भी जाना जाता था। अशोक नाम मास्की जो कि कर्नाटक में, गुजरात मध्य प्रदेश में, नेटूर कर्नाटक में एवं उदयगोलम जो कि कर्नाटक अभिलेख में अशोक का नाम अशोक जो है उल्लेखित किया गया है। सिंगली अनुश्रुति के आधार अनुसार अशोक ने अपने जो है 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन को प्राप्त किया था। भाबरू राजस्थान अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी था। अशोक को बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये आपका गति का जरूरत जो होता है ये उसका उदाहरण होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे और झुकती है, ये आपका गति के जरूरत का उदाहरण हो जाएगा। जरूरत वस्तु का आंतरिक गुण है, जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने में प्रयास करते हैं। जरूरत के नियमों के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था। गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री के पीछे ओर झुकना विराम जरूरत का उदाहरण होता है। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जरूरत के नियम भी कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के तृतीय गति से बल का जो है प्राकृतिक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, हुरुंड जलप्रपात किस नदी पे है। तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है हुरुंड जलप्रपात। ये हुरुंड जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पे झारखंड में अवस्थित है। पठारी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई से तीव्र गति से नीचे की ओर प्रवाहित जल को जलप्रपात कहते हैं।
विश्व में सबसे अधिक जलप्रपात जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है। नीचे देखिएगा धुआंधार जलप्रपात ये आपका नर्मदा नदी पे है। जोग गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात ये कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है क्योंकि ये बाढ़ लाने में सक्षम होती है और बाढ़ ला के वहाँ तबाही लाती है, इसीलिए उसे जो है ओडिशा का शोक कहते हैं। लेकिन अब महानदी पे एक जो है डैम बनाया गया है जिसके कारण जो है अब इस वहाँ पे बाढ़ नहीं आता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 228 हो जाएगा जो कि कुछ मामले में हस्तांतरण से संबंधित है। यदि उच्च न्यायालय को यह आभास हो कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अतः निहित हो तो उस मामले को सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगा लेना और स्वयं मामले का निपटारा करेगा या उक्त विधि के प्रश्न पर निर्णय के प्रति संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को लौटाएगा। अनुच्छेद 226 में देखेंगे तो उसके तहत कहा गया है उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। और पूछ ले यदि यहाँ पे आ जाए उच्चतम न्यायालय तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है यह अपना रिट जारी करता है। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण के न्यायालय के प्रशासनिक अधीनस्थ का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 225 में देखेंगे तो इसके तहत जो है उच्च न्यायालय के आधिकारिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम जानते हैं रेटिना या दृष्टि पटल पर जो है मानव का नेत्र पे जो है आपका प्रतिबिंब बनता है, वो भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी होगा। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ये उल्टा और वास्तविक बनता है। आँख के सबसे भीतरी पारदर्शी झिल्ली जो है ये आपको क्या कहलाती है, रेटिना कहलाती है। रेटिना दृष्टि सिराओं की एक फिल्म होती है जो वस्तुओं के प्रतिबिंब रूप रंग आकार अनुभूति मस्तिष्क को कराती है। सामान्य आंख के लिए न्यूनतम दूरी यह आपका 25 cm होता है। 5500 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य वाली दृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य की आंख सबसे अधिक संवेदनशील होती है क्योंकि देखिएगा 5500 एंगस्ट्रम के लिए ये देखेंगे कॉर्निया नेत्र के बाहरी भाग पर श्वेत पारदर्शी झिल्ली होती है जिससे होकर प्रकाश आंख में प्रवेश करती है। नेत्रदान में कॉर्निया को है जो दान दिया जाता है। मानव को मर जाने के बाद भी कॉर्निया जो है आपको नष्ट या खराब नहीं होता है क्योंकि कहा जाता है कॉर्निया में रक्त प्रवाह नहीं होता है जिसके कारण कॉर्निया जो है ये नष्ट नहीं होता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिससे जो हम तारिकता कहते हैं और आँख का जो कलर होता है यह आपका इसी पे निर्भर करता है। आँख का रंग का मतलब आइरिस के रंग से ही होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। तो प्याज जो है भोजन जो संग्रहित करता है वो आपको पत्तियों में करता है। प्याज एक रूपांतर तना है जिसे बल्ब कहा जाता है। प्याज के पौधे के लिए पोषण तत्व कंद के भीतर जमा होते हैं। प्याज में संचित भोजन सेलुलोज के रूप में संग्रहित होता है। पत्तियों प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती है। गाजर देखेंगे शकरकंद और मूली ये आपका जड़ का उदाहरण है। आलू प्याज हल्दी अदरक लहसुन ये आपका रूपांतरण किसका है, भूमिगत तना का रूपांतरण है। नेक्स्ट आता है थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ये आपको तमिलनाडु में थाईपुसम नामक त्यौहार मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु समुदाय के लोग जनवरी फरवरी महीने में पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। इस त्यौहार को पुष्प तारा के साथ संबंध जोड़कर मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान मुरुगन की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। भगवान मुरुगन को भगवान शिव की पुत्र माना जाता है। उगादि त्यौहार आंध्र प्रदेश कर्नाटक में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ओणम देखिएगा तो आपका केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन आपका अमाशय में होता है। जो पेप्टिन नामक जो है एंजाइम निकलता है उससे ये प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट देखिए अमाशय की दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होते हैं। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिनोज सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को सरल अणुओं से पहले पेप्टाइन तत्पश्चात पेप्टोस में जो है ये तोड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है जो दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय में लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो इसके लिए लेटेराइट का मिट्टी जो होता है ये उपयुक्त होता है। किसके लिए, काजू के उत्पादन के लिए।
उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा के साथ साथ चट्टानों की टूटी फूटी होने से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी FeO2 की अधिकता होती है, जिसके कारण यह मृदा लाल होती है। यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्यों क्षेत्रों में ये मृदा जो है लेटेराइट पाई जाती है। इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता जो है ये नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कामरताल झील कहाँ स्थित है। कामरताल झील आप जानते होंगे ये बिहार में स्थित है। कामरताल झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। यह झील बिहार के प्रथम रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। इस झील के और इसके आसपास की आर्द्र भूमि को पक्षी बिहार की दर्जा दिया गया है। वहीं देखेंगे तो गोगीबिल झील ये आपका कटिहार में है। बखीरा झील, सूर सरोवर या कीथम झील, रामगढ़ ताल झील, सिरसी जलाशय, लिलोड़ी झील आदि जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। डल झील, बुलर झील, नागिन झील आदि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भीमताल, सात ताल, सप्तऋषि कुंड, सहस्त्रताल, डोडी ताल आदि जो देखेंगे ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तत्कारा किस नृत्य का रूप है। तो ये आपका कथक का रूप है और कथक जो होता है उत्तर भारत का प्रचलित जो है ये एक तरह का नृत्य है। कथक का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है कथा कहना। प्राचीन समय में कथावाचक गानों के रूप में इसे बोलते थे तथा अपनी कथा को नया रूप देने के लिए नृत्य करते थे। इसी के दक्षिण भारत के कथा जो है कलाक्षेपम हरि कथा का रूप बना है और यही उत्तर भारत में कथक के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। नेक्स्ट आता है कथक नृत्य में पैरों एवं पैरों में बंधे घुंघरुओं से जो ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे ही तत्कार कहते हैं। तत्कार के द्वारा नर्तक विभिन्न लयकारी एवं बोलों को जो है प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट आता है 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसे भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी। तो ये जेल से भागे जो थे दिवाली के दिन कहा जाता है भागा था और यही क्वेश्चन इस बार जो है 68वीं BPSC में आया था। तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय हजारीबाग जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा बम्बई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा किया था। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात्रि में जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जेल से फांदकर रस्सी से जेल से फरार हो गया। जयप्रकाश नारायण नेपाल के तराई के जंगल में रहकर आज़ादी दस्ता का गठन किया और सरदार नित्यानंद सिंह को आज़ाद दस्ता का निर्देशक या प्रशिक्षक बनाया गया। मार्च अप्रैल में 1943 ईस्वी में आज़ाद दस्ता का स्थापना हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश जो है राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए। जयप्रकाश नारायण को ब्रिटिश सरकार ने नेपाल पर दबाव बनाकर बंदी बना लिया और जयप्रकाश नारायण को कलकत्ता भेज दिया गया था। जयप्रकाश नारायण ने मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था। 1942 में आंदोलन में नेक्स्ट आता है सिवान थाना पर झंडा फहराने के दौरान फूलेनाथ प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो होगा ये आपका USA के न्यूयॉर्क सिटी में है। यूनिसेफ की स्थापना जो हुआ था ये आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस संगठन का पुराना नाम देखिएगा तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है। यूनेस्को 4 नवंबर 1946 का या इसका जो मुख्यालय है ये आपका पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट आता है विश्व व्यापार संगठन जो कि 1 जनवरी 1995 का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ये आपका देखेंगे तो 29 जुलाई 1957 की स्थापना हुआ और इसका मुख्यालय जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया। तो अकबर के द्वारा जो है इन्हें राजा की उपाधि दिया गया था। राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि अकबर के द्वारा, अकबर द्वितीय, ठीक है, अकबर द्वितीय याद रखिएगा, अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, नव जागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर तथा भारत में सुधार आंदोलन का मूर्ख प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, धार्मिक आडंबर का विरोध किया था। इन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप 1829 में जो विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने का जो है कानून बनाया। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नामक धार्मिक संस्था की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था।
नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जो है वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। वहीं देखेंगे तो UNHRC का मुख्यालय ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ही विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो ये आपको रामानंद के द्वारा किया गया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धार्मिक आंदोलन था। नेक्स्ट देखिएगा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है दक्षिण भारत में अलवार एवं नयनार के संतों के द्वारा किया गया। देखिए तो इसमें जो है अलवार हो जाएगा ना, ये वैष्णव से हो गया, नयनार जो हो जाएगा ना, ये शिव से हो जाएगा। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। रामानंद पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिया। रामानंद ने 12 शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें रैदास जो कि चर्मकार था यानी चमार था, सेन जो था ये नाई था, कबीर जो था ये अबजुल्हा था, धन्ना जो था ये जाट था। तो ये चार का जो है ना बराबर मिलान के लिए क्वेश्चन आता है, ये उसकी जात के बारे में, तो ये आप याद रखिएगा। सूरदास वल्लभाचार्य ने के शिष्य थे। ये अष्टछाप के प्रधान भी थे। वल्लभाचार्य का नाम विष्णु स्वामी भी था। उन्होंने ही उत्तर भारत में पुष्टि मार्ग का प्रचार किया। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे तो कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आपका परामर्शी अधिकारी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। परामर्शी अधिकारी जो है ये आपका उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के प्रवर्तन से जुड़े मामले, अधीनस्थ न्यायालय की विधि के सर्वान प्रश्न मामले की व्याख्या, संसद राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़ी मामले पर फैसला करने का अधिकार मूल आरंभिक अधिकार है। अनुच्छेद पहले 223 देख लेते हैं। इसके तहत जो है स्थापित अधिकारी के निर्णयों का विरुद्ध में अपीलीय अधिकार के तहत उच्च न्यायालय निर्णय करने में सक्षम है। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक एवं प्रशासनिक निरीक्षण करने का जो है अधिकार दिया गया है। 20 नंबर देखेंगे तो स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए है? तो स्टेपी क्षेत्र जो होता है ये आपको गेहूं के फसल के लिए काफ़ी ही लाभदायक एरिया है। स्टेपी क्षेत्र व्यापक स्तर पर गेहूं उत्पादन के कारण विश्व का अनाज का भंडार कहा जाता है। इस क्षेत्र में गेहूं के अलावा मक्का उत्पादन भी व्यापक स्तर पर होता है। स्टेपी क्षेत्र यूरोप और एशिया यानी यूरेशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इटली के लोम्बार्डी मैदान चावल के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। यूरोप में जो है चुकंदर की खेती चीनी उत्पादन हेतु किया जाता है। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र में के रूप में जो है डॉगर बैंक व ग्रेट फिशर बैंक जो है प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ? उत्तरी अटलांटिक सागर में, उत्तरी अटलांटिक सागर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? तो यह आपको 1887 में हुआ था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महागोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने किया था। इसका पहला सत्र जो है यह आपका दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के अंतर जातीय विवाह का विरोध किया गया और बहुविवाह को समर्थन प्रदान किया गया। 28 दिसंबर 1885 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। महादेव गोविंद रानाडे को जो है यह आपको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा सोन गंडक के संगम है? तो ये जानते हैं पाटलिपुत्रा जो है ये आपका गंगा सोन और गंडक के किनारे बसा हुआ है, जो कि उदयन के द्वारा इसके स्थापना किया गया था। मगध साम्राज्य हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया। मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा में गंगा से दक्षिण विंध्य पर्वत तक, पूरब में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैली हुई है। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम यह आपका कुसुमपुर था। कालांतर में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर रखा था। औरंगजेब के काल में पटना का नाम अजीमाबाद पड़ गया था। नेक्स्ट देखिएगा भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले खनिज कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा फेल्डास्पर हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखेंगे फेल्डास्पर एल्युमिनियम का ये अयस्क होता है। फेल्डास्पर का रासायनिक सूत्र जो होता है KAlSi3O8 जो होता है ये इसका रासायनिक फार्मूला होता है। क्वाटाजाइट का फार्मूला देखेंगे तो SiO
O2 जो होता है ये क्वार्टरजेट का होता है और क्वार्टरजेट का रासायनिक और आंतरिक अपक्षय दोनों के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन। कहीं कहीं देखिए इसका हम ट्रिक बता देते हैं आपको, ऑक्सी एलो कैसो में तो ऑक्स से हो जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद हो जाता है सिलिकॉन, उसके बाद होता है एल्युमिनियम, इसके बाद होता है लोहा, इसके बाद होता है कैल्शियम। तो इस तरह से इसका जो सीरीज से भी आप याद रख सकते हैं। बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा झेलम नदी के किनारे स्थित है। बारामूला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला है। बारामूला शहर प्राचीन नाम जो है बारह या बरा था। झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता नदी था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम जो होगा यह आपका अस्कनी हो जाएगा। इसी तरह से याद रखिएगा झेलम का जो प्राचीन नाम हो जाएगा यह आपका बितस्ता हो जाएगा, बितस्ता। परसनी हो जाएगा, रावी का नाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखेंगे तो जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जंग का रासायनिक नाम जो होता है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। जंग का सूत्र जो देखिएगा ये होता है Fe2O3 × 10H2O। ये देखिएगा यहाँ पर रहेगा 5 रहेगा, कहीं कहीं 5H2O होता है, ठीक है, या Fe2O3 × FeOH होता है। ये जंग फेरिसोफेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरिसोफेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं जंग को। जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वायु एवं जलवाष्प की अभिक्रिया द्वारा इसका क्षरण होने लगता है, जिसे संक्षरण कहते हैं। किसी धातु पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे धातु का भार जो है यह आपका बढ़ जाता है। लोहा वायुमंडल ऑक्सीजन तथा जलवाष्प से अभिक्रिया करके भूरे रंग का हाइड्रेट लो ऑक्साइड का निर्माण करता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए मोबिल, ग्रीस, पेंट, मिश्र धातु एवं जिंक की परत जो है ये चढ़ाया जाता है। खाद्य पदार्थ भंडारण वाले लोहे के चादर पर भीतर भाग में जिंक की परत नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि यह खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया कर विषैला बना देगा। निष्कर्ष है ऑटोमोबाइल से निकलने वाले निम्नलिखित गैस सर्वाधिक जहरीली होता है। तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़े हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुआं से निकलता है और ये काफ़ी जहरीली होती है। नेक्स्ट देखेंगे तो CO गैस ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज़्यादा तेज़ी से हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोऑक्सीन होमोग्लोबिन बनाता है, जिसके संपर्क में अधिक समय तक रहने से व्यक्ति की मृत्यु या दम घुटने से मृत्यु हो जाएगी। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्लोरीन से अभिक्रिया कर फॉस्फीन गैस या COCl बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड देखेंगे तो इसका उपयोग होता है वो वाटर गैस में, जिसमें हम हाइड्रोजन के साथ इसको मिला करके वाटर गैस का निर्माण होता है। प्रोड्यूसर गैस में देखेंगे तो प्रोड्यूसर गैस में आपको नाइट्रोजन मिला दीजिएगा। तो ये देखिए इसका बार बार क्वेश्चन आता है, वाटर गैस में किस किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। वहीं देखेंगे प्रोड्यूसर गैस में तो कार्बन मोनोऑक्साइड और उसमें नाइट्रोजन का मिश्रण हो जाता है। नीली लौ प्रकाश का जो है प्रकाश प्राप्त करने की में इत्यादि है कौन? नीली लौ। नेक्स्ट देखेंगे 27वां क्वेश्चन, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका छत्तीसगढ़ में जो है कोरबा खदान है। कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कोरबा, लारा, सीपर है। उत्तर प्रदेश में रिहंद, दादरी, टांगडा और उच्चाहार है। वहीं बिहार में बरौनी, बाढ़, कहलगांव है। उड़ीसा में देखेंगे तो तलचर, कन्हा और दार्ली पाली है। 28वां क्वेश्चन देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरण पुनर्चक्रण स्रोत है? तो ये हो जाएगा लोहा हो जाएगा। लोहा जो है नवीकरण पुनर्चक्रण का स्रोत है। संसाधनों का वर्गीकरण में देखेंगे तो संसाधन में एक प्राकृतिक होता है, दूसरा जो होता है मानवीय होता है। प्राकृतिक में जो होता है एक होता है नवीकरण और दूसरा होता है अनवीनीकरण। यार मानवीय में देखेंगे तो संरचनात्मक एवं संस्थाएं और एक होता है मात्रा एवं गुणात्मक। तो देखेंगे इसमें नवीकरण में भी दो तरह का होता है। इसमें देखेंगे सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन हो गया, जल हो गया। और जैव में जाएंगे तो एक प्राकृतिक वनस्पति हो गया, दूसरा जो हो जाएगा वन जीव हो जाएगा। वही और नवीकरण में देखिएगा तो इसमें देखेंगे पुनः चक्रीय, जैसे धातु हो जाएगा, और चक्रीय में देखेंगे तो जैसे जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता उसे गैर नवीकरण संसाधन कहते हैं। गैर नवीकरण संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है। गैर नवीकरण संसाधन जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं क्योंकि इसके कार्बन का उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में होती है। कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बैटरी आदि जो है ये आपका गैर नवीकरण संसाधन का उदाहरण है।
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि जो होता है इसके अंतर आता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला जो देखेंगे तो NaHCO3 जो होता है ये बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है, जिसे रासायनिक नाम में सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखेंगे तो NaOH जो कि कास्टिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। साधारण नमक का फार्मूला देखिएगा तो NaCl होता है जो कि सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है, तो ये हो जाएगा जलोढ़ पंख हो जाएगा। जलोढ़ पंख नदी द्वारा बनाई गई निक्षेपित भू आकृति है। नदी जब पर्वत क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में नीचे उतरती है तो भूमि के ढाल एकाएक मंद हो जाती है, जिसके कारण नदी अपने साथ प्रवाह बड़े बड़े बालू, कंकर आदि पत्थर आदि को पर्वत पात के नीचे पर जमा करने लगती है और जिसे हम जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु के नाम से जानते हैं। यह भू आकृति नदी के प्रौढ़ावस्था में निर्मित होती है। नेक्स्ट देखिए मैदानी क्षेत्र में मंद ढाल के कारण जब नदी किसी अवरोध को अपरिवर्तित करने के बजाय अपना मार्ग बदल लेती है तो इस भू आकृति को सर्पाकार नदी विसर्प मिएंडर कहा जाता है। यह अपर्दन और नीचेपन दोनों क्रियाओं से बनती है। हिम के साथ मिले हुए बालू, कंकर, पत्थर को हिमोड मोरेन कहते हैं। यह हिम के नीचेपन से निर्मित होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट जो होता है यह आपका किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है बॉक्साइट होता है। उड़ीसा के कालाकोटी कोरापुटी जिला भारत में बॉक्साइट के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है। झारखंड का पलामू तथा लोहरदगा में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। लो अयस्क के प्रमुख क्षेत्र में देखेंगे तो गुरु महसानी, सुलेपत, दली, राजहरा, नोआमुंडी, भावनगर आदि है। कॉपर तांबा का प्रमुख क्षेत्र में देखेंगे तो घाटशिला, अलवर, भोटांग, गुट्टूर, मलाजखंड क्षेत्र आदि हो जाएगा। इसमें भी एक प्रमुख हो जाता है खेतरी, याद रखिएगा खेतरी जो कि राजस्थान में है। अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र में नेल्लोर, कोडरमा, गाया इत्यादि आ जाएगा। नेक्स्ट आता है पश्चिम विक्षोभ भारत के प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करती है, तो ये आपको जो नमी प्राप्त करती है कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करती है। देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला एक तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में अचानक जाड़े के मौसम में बारिश करता है। जब पश्चिम विक्षोभ हिमालय की ओर आता है तो इनकी नमी बारिश और बर्फ के रूप में बदल जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जाड़े के समय में वर्षा होती है। यह जाड़े में वर्षा रबी फसलों के लिए बहुत लाभदायक होता है। पश्चिमी विक्षोभ से भूस्खलन, धूड़ी भरी आंधी, ओलावृष्टि जो है, ठंडी लहरें से क्षति भी उठानी पड़ती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही अधिक वर्षा होने की स्थिति में रबी फसलों की भारी क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, सदीकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर भारत में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। सदीकपुर सिनौली उत्तर भारत में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। यह पुरास्थल का उत्खनन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग 2005 में कराया गया था। यह महाभारत कालीन स्थल है। इसका उत्खनन से रथ, महिला का कंकाल, धनुष, शाही ताबूत तथा सिंध सभ्यताकालीन कब्रों का प्रमाण मिला है। यहाँ से 177 मानव कंकाल का प्रमाण मिला है। सिनौली गांव सिंधु सभ्यताकालीन स्थलों की सूची में सबसे नवीन स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर, तो ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ये जो होता है इथाइल अल्कोहल में इसका प्रयोग किया जाता है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH का ग्रीन अल्कोहल भी कहा जाता है। इथाइल अल्कोहल का निर्माण स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के किण्वन द्वारा होता है। शराब निर्माण के लिए अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। 100% इथाइल अल्कोहल युक्त अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। पावर पेट्रोलियम में 95% पेट्रोलियम तथा 5% इथाइल अल्कोहल होता है। शराब एवं शराब बनाने में सभी विषयों के अध्ययनों को अंकोलॉजी कहते हैं। अब जठर रस का पीएच मान दिया है, कितना होता है, तो ये आपका ए होता है जो कि बिल्कुल ही अम्लीय होता है। ठीक है, अमाशय के दीवार में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि को ऑक्जेटिक सेल से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस का जो मात्रा होता है ये आपका 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन होता है। जठर रस का पीएच मान जो होता है 1.5 से 2.5 होता है जो कि अम्लीय होता है। जठर रस निम्नलिखित पदार्थ के होते हैं जैसे हाइड्रोलिक एसिड यानी HCl, इसे म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं।
पेप्सिन एंजाइम यह प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम देखेंगे तो केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन यह आपका आमाशय में ही होता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेगा, सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। सफ़ेद फास्फोरस का जो आकार होगा ये आपका चतुष्फलीय होगा। ठीक है, श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस की संरचना चतुष्फलीय होती है। यह अति ज्वलनशील होता है जो कि 35 डिग्री सी पर आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील गुण के कारण ही इसे जल में रखा जाता है। इसका उपयोग पटाखा बनाने में, ध्रुव बम और बहुत सारे दवाई के निर्माण में भी किया जाता है। यह स्फुदीप्त उत्पन्न करता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस के तिल्ली बनाने में किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? ये आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है ये चावल की खेती के लिए होता है। ठीक है, ये आता है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जो होगा ये चावल की खेती के लिए होगा। चावल की फसल हेतु भूमि समतल, तापमान 20 से 30 डिग्री सी तक था जो है 100 से 150 सेमी आवश्यक होती है। चावल भारत की प्रथम और विश्व की दूसरी खाद्यान्न फसल है। विश्व के धान का कटोरा थाईलैंड को तथा भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य के कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। बिहार में भी धान की खेती का कटोरा कहा जाता है, वो आपको रोहतास को कहा जाता है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो ये जो होगा आपका सल्फा ड्रग हो जाएगा। सल्फा ड्रग जो है ये आपका एंटीबायोटिक का दवा हो जाएगा। सल्फा ड्रग सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा है। ये विकल्प के हिसाब से देख लेंगे। सल्फा ड्रग नामक एंटीबायोटिक का निर्माण 1935 में गरहार्ड डोमगग ने किया था। एंटीबायोटिक दवा हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया के विरुद्ध जो है उपचार हेतु कामगार होता है। नेक्स्ट आता है, सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का दवा का निर्माण किया था जो पेनिसिलिन नोटेड नामक कवक के बना होता है। क्लोरोफेनिकॉल एंटीबायोटिक का निर्माण जो 1947 में किया गया था। टेट्राएथनिलीन एंटीबायोटिक का निर्माण जो 1948 में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ और लचीला इलास्टिक होता है? ये जो होता है स्टील होता है। स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्था और लचीला इलास्टिसिटी है, इलास्टी है वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ का प्रत्यारोपित बल को हटाने से वह पदार्थ अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, उसे जो है प्रत्यास्था कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी पदार्थ में अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने का गुण नहीं है तो इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, ठोस पदार्थों की प्रत्यास्था अंतर आणविक बलों अधिक होने के कारण अधिक होती है। विरूपक बल की वह सीमा जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान होता है उसे हम प्रत्यास्था सीमा कहते हैं। किसी पदार्थ पर वह विरूपी बल लगने पर प्रतिक्रिया स्वरूप विरूपक बल के बराबर होता है तथा बल की दिशा में प्रत्ययन बल विकसित होता है। निम्नलिखित में से किस तरंगदैर्घ्य का जो है सबसे कम होता है? तो ये तरंगदैर्घ्य सबसे कम जो होगा ये आपका एक्स किरणें का होगा। एक्स किरणें का विद्युत चुम्बकीय विकिरण देखेंगे तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है ये आपका 10 के पावर -10 मीटर से 10 के पावर -8 मीटर होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है ये आपको गामा किरण की होती है। यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्रीय या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन कराया जाता है तो यह एक तरंग उत्पन्न करता है जिसके संरचना की दिशा इन क्षेत्रों के लंबवत होती है। इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। दो क्रमागत सिंगरों या दो क्रमागत गर्त या दो क्रमागत विरल या दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो देखेंगे तो इस तरह से सबसे कम जो होगा, सबसे तरंगदैर्घ्य जो कम होगा ये होगा आपको गामा किरणें का, उसके बाद आएगा एक्स किरणें, इसके बाद आएगा पराबैंगनी किरणें, इसके बाद आएगा देश किरणें। इसको एक ट्रिक से याद रखेगा, रामा DP XY। ठीक है, तो देखिए इस तरह से भी आप याद रखिएगा ना, रामा DP, इसको D याद रखिए DP XY, तो ये रखिएगा। तो देखिए गामा हो गया, उसके बाद एक्स किरणें हो गया, उसके बाद देखिएगा पराबैंगनी किरणें, इसके बाद दृश्य किरणें, इसके बाद जो है अवरक्त किरणें, इसके बाद जो हो गया माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म किरणें, और उसके बाद जो होगा रेडियो तरंग होगा। तो इस तरह से आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो ट्रिक से याद रखिएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तरंगदैर्घ्य का मान देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है एवं आवृत्ति का मान जो होगा ये आपको घट जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे किसी कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआती पहली बार की गई थी, तो ये आपका ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा जो है किया गया था। और ये कहाँ किया गया था, तो ये 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में जो 34 किलोमीटर चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे परिवहन दिवस मनाया जाता है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी की स्थापना 1849 ईस्वी में की गई थी। इस कंपनी ने 1850 में मुंबई से थाने के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया। भारत में दूसरी ट्रेन जो है ये आपको 15 अगस्त 1854 को कोलकाता से हावड़ा से हुगली के बीच चली थी। 42वां क्वेश्चन देखिएगा, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है, तो ये जो किया जाता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का। वित्तीय मंत्रालय के व्यय विभाग के महालेखक नियंत्रण भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में काम करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 150 के अनुसार वार्षिक विनियोजन लेखा और केंद्रीय वित्त लेखा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की सलाह पर संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। महालेखा नियंत्रण सरकारी व्यय के संवितरण एवं सरकारी आय के संग्रहण के लिए बैंकिंग व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। महालेखाकार का कार्यकाल वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था। 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रण महालेखा परीक्षण कर दिया और 1884 में भारत के नियंत्रण महालेखा और परीक्षक के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। संविधान की कौन सा विशेषता जो है वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है, तो ये देखिएगा एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका वास्तव में ये संघात्मक का उदाहरण नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को कर्नाटक के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान के संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु संघीय लक्षण संविधान में विद्यमान है। शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रमुख जो ये संघीय लक्षण है। संघात्मक व्यवस्था में एकल नागरिकता का प्रावधान होता है। लिखित संविधान में संघ की स्थापना लिखित दस्तावेज के आधार पर होती ही है और यदि इसे सर्वोच्च हासिल न हो तो संघ व इकाइयों के बीच समझौता विश्वसनीयता नहीं रह जाता है। न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है और यह हमारे संविधान में अनुच्छेद 137 में वर्णित किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता के प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है कि संविधान संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है। तो ये जो किया गया था 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 में आया था, उसके द्वारा इस संशोधन के द्वारा ही 3 शब्द जो है हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान के मौलिक कर्तव्य इसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसे जोड़ा गया। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य करने वाले संशोधन। ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से इसे जो है निरस्त या हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर ये कानूनी राइट्स में 301 के जो है 300 के क या 301 कह सकते हैं के तहत विधि अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे तो लौरिया अरेराज क्या है। तो लौरिया अरेराज जो है एक तरह का स्तंभ लेख है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, सम्राट अशोक ने 7 राजाओं स्तंभ लेख का खुदवाया था। इसमें से जो है एक स्तंभ लेख लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। इस स्तंभ के शीर्ष पर जो है शेर का आकृति बना हुआ है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख जो है रानी के अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख इसमें अशोक रानी कारूबाकी और उसके पुत्र जो है तीबर का उल्लेख किया गया है। रुमिनदेह स्तंभ लेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। कैंसर कोशिकाओं के परीक्षण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? बायोप्सी कहा जाता है। बायोप्सी जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के प्रभावित हिस्से से कोशिकाओं या ऊतकों का सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है। बायोप्सी सर्जरी के द्वारा डॉक्टर किसी गंभीर बीमारी की संभावनाओं को कम करते हैं। बायोप्सी सर्जरी 5 प्रकार से होते हैं। पहला दिखेगा तो बोन मेरो बायोप्सी, यह मानव शरीर के हड्डी में किया जाता है। उसके बाद जो आता है एंडोस्कोपी सर्जरी, यह मानव शरीर के किसी ऊतक की स्थिति का पता लगाने हेतु सर्जरी किया जाता है। उसके बाद जो आता है नीडल बायोप्सी, त्वचा के ऊतक को इकट्ठा करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। उसके बाद जो आता है रिस्कन बायोप्सी, ये त्वचा कैंसर को रोकने
हेतु जो है स्किन बायोप्सी किया जाता है। उसके बाद जो आता है सर्जिकल बायोप्सी, ये आपको ऊतक के असमान हिस्से को निकालने हेतु यह तकनीकी अपनाई जाती है। मृत शरीर के जांच को ऑटोप्सी कहते हैं। 47वां क्वेश्चन देखिएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व नीच का मान जो होगा क्या होगा, वो बढ़ेगा, क्योंकि सबसे कम जो देखिएगा वो विषुवत रेखा पर होता है और सबसे अधिक जो होता है ये आपका ध्रुव पर होता है। यही देखिए ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, पृथ्वी केंद्र में जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के सतह से सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान जो है ये घटता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के घटने के जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है कम हो जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार जो है ये 0 हो जाएगा, अर्थात जी का मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह उष्मागति के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक इकाई क्षेत्र में पाई जाने वाली जैविक एवं अजैविक घटकों के परस्पर अंत संवर्धन द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। सूर्य से प्राप्त भौतिक ऊर्जा को उत्पादक रासायनिक ऊर्जा में तथा उपभोक्ता ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऊर्जा का जो है स्थानांतरण एकल दिशा में होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव जो है ये आपका सीधा रहता है। 49वां क्वेश्चन देखिएगा, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है, तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है। वह अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है। वहीं देखेंगे उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान का मुख्यालय जबलपुर में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो देखेंगे ये आपका दिल्ली में है। वहीं शुष्क वन अनुसंधान देखेंगे तो जोधपुर में है। वन अनुसंधान संस्था देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभिनियंत्रित की शोध संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग देखेंगे तो कोयम्बटूर में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग जो होगा ये कोलकाता में है। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर स्थित है। माता टीला बांध रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं देखेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट आता है, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो प्रेजेंट टाइम में जो था ये आपका 22 भाषा है। जबकि मूल संविधान में देखेंगे तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषा का जो है शामिल किया गया था। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वां अनुसूची में जोड़ा गया, जो कि 15वीं भाषा हो गई थी। उसके बाद 71वां संशोधन 1992 में जोड़ा गया। उसमें में नमक जोड़ा गया, ठीक है, नमक जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया था। ये देख लिए। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है बोडो मास को जोड़ा गया, ठीक है। तो बोडो से हो गया बो से बोडो, डो से डोंगरी, मास से मैथिली और सौ से संथाली, जो कि 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अभी जो है 22 भाषा हमारे संविधान में चर्चा में है, ठीक है। और भारतीय संविधान की जो भाग देखेंगे तो आपका क्या 17 में जो है ये आपका 343 से 351 तक राज्य की भाषा का उल्लेख किया गया है। भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादन राज्य कौन है, तो ये असम जो है भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन वाले राज्य हैं। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य असम है। चाय उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल जो कि दार्जिलिंग दूसरे स्थान पर सब राज्य का सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य है। चाय एवं पेय पदार्थ उसमें थीन नामक उत्तेजक पदार्थ जो है पाया जाता है। कर्नाटक सुपारी कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारतीय चाय बोर्ड जो है ये आपका कोलकाता में स्थित है। कॉफ़ी बीज से प्राप्त होते हैं। इसमें कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ जो है पाया जाता है। 53 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़कर हुई थी, तो हम जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपका डांडी मार्च कंप्लीट होने के बाद डांडी में नमक उठा के महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को उसके जो है शुरुआत किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक के एकाधिकार मुद्दे पर शुरू हुआ था। गांधी जी दांडी मार्च हेतु 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा कर 24 दिन में जो है दांडी की यात्रा किए थे। कहीं कहीं देखिए ये नहीं देखे 240 मील भी देगा, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा 240 मील। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किए। दांडी मार्च के दौरान अमेरिकी पत्रकार जो था बेब मिलर गांधी जी के साथ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से किया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट आता है बृहद ट्रक मार्ग या निम्न में से किससे संबंधित है? यह है आपका सड़क परिवहन से संबंधित है। बृहद ट्रक मार्ग जो है ये सड़क परिवहन से संबंधित है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका जो है मरम्मत करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। वर्तमान में NH1 और NH2 को सम्मिलित करके ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। इस सड़क का मार्ग जो है सड़क के आजम भी कहा जाता है। देखिए तो फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल वर्ग का खिताब जीता था, तो आपका ईगा स्विटेक 2020 में जीती थी, ठीक है। और 2022 में महिला एकल वर्ग के खिताब जो है ये भी आपको ईगा स्विट ने जीती है, तो यहाँ पे इसका आंसर ईगा स्विट भी हो जाएगा। ईगा स्विट पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी है। ईगा स्विटेक ने इस खिताब के लिए अमेरिका के सोफिया कैनिन को हराया था। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन देश शीर्ष पे था? तो आपको सिंगापुर जो है ये आपको शीर्ष पे था। 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन फिकॉन पर्यावरण पुरस्कार जो है किसी सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण से सम्मानित किया गया, तो ये आपको भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से सम्मानित किया गया था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपको कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है पाई बीम के नाम से किया गया था। गुलजारी देहलवी जिसका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका कवि थे। अब मैथ का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हम रीजनिंग मैथ का आ जाएगा। तो 100 तक का सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये जोड़ेंगे तो सम का औसत जो जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा 51 हो जाएगा। ये देखेंगे तो प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है, इसमें 62 का तो आंसर होगा आपका 16% हानि। मैथ के क्वेश्चन सब आप सोल्व कर सकते हैं, इसको जो है दिया हुआ है, इसका हम PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आंसर C होगा। इसको फिर देखेंगे तो इनसे कौन बड़ी संख्या भिन्न में होगा? तो ये 7/13 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। 123 का वर्ग क्या होगा? तो 123 का वर्ग करेंगे तो 15,129 हो जाएगा। रूट अंडर 3 का देखेंगे तो 4,096 का जो होगा उसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो रूट 8 और रूट 14 मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? तो इसका 4 जो है रूट 7 आंसर हो जाएगा। ये देखेंगे तो एक बल्लेबाज की जो 88 बॉल से जो है इतना रन बनाते हैं तो उसका स्ट्राइक रेट क्या होगा? तो ये औसत का है क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा। इसका देखेंगे तो दिन दे वाला है, तो इसका डी आंसर बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पंक्तियों वाला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का ही है, तो इसका आंसर लगाएंगे तो 17 होगा। ये देखिए मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालय इको के लेखक कौन है? तो ये जो होगा कौन सम हिमालय सिंह होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिर आपको सिलेमन और इनफ्यूसर जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित होगा। मनोज दास जिसका हाल ही में निधन हुआ वो किस क्षेत्र से थे? तो लेखक थे। DRDO ने विकसित किया उसका नाम क्या है? तो ये आपका रुद्रम प्रथम जो है स्वदेशी विकिरण को विकसित किया था। कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपको बौद्धिक संपदा से संबंधित है। निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान किया है? तो ये आपका अनुच्छेद 275 किया गया है। भारतीय संविधान के भाग जो है 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का चर्चा की गई है। भारत में केंद्रीय और राज्यों के मुख्य वित्तीय संसाधनों का वितरण में कार्य क्षमता पर्याप्त उपयुक्त का मुख्य जो है सिद्धांत माना गया है। अनुच्छेद 276 के तहत वित्तीय व्यापारों का आजीवक और नियोजन पर कर टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आता है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा जो 2020 में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये IIT संस्थान के प्रोफेसर है, तो किसके हैं? तो IIT बॉम्बे के ये प्रोफेसर थे। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में है।
वहीं देखेंगे तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान देखेंगे तो कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान देखेंगे तो वाराणसी में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान देखेंगे तो बीकानेर में है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये जो हुआ है पोलाब्रम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पुरापाषाण संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्र शैलियों से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका गुफाएं का खोज जो है 1957 से 58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा किया गया। भीमबेटका गुफाएं यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल में जुलाई 2003 में घोषित किया गया था। किसी दल के विपक्ष दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत वोट होना चाहिए, तो ये आपका कम से कम 10% सीट होना अनिवार्य है। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवास के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं, तो ये आपका ब्रुज होम जो होगा ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में ब्रुज होम गर्तावास के मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का जो प्रमाण मिला है। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ है। नवीनतम खोज के अनुसार लोहरादेव जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थान प्राप्त हुआ है। 83 नंबर देखेंगे तो कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो ये होगा सर्वोच्च न्यायालय के ये पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा समिति से जो देखिएगा तो ये आपका 15 सदस्य होता है। वहीं राज्यसभा से जो होगा ये आपका 7 सदस्य होगा। 30 सदस्य देखिएगा तो 30 सदस्य सिर्फ किस में होता है, ये प्राक्कलन समिति में, प्राक्कलन या आकलन भी से कर सकते हैं। प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य होता है जो कि लोकसभा से होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है तुर्कान ए चहलगान को किसने समाप्त किया, तो देखिए तुर्कान ए चहलगान जो था ना ये इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि इसमें 40 गुलामों का जो रखा गया था और इसके बलबन के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। तुर्कान ए चहलगान 40 दल जिसकी स्थापना गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने किया था। बलबन का मूल नाम जो था ये आपको बहाउद्दीन था। बलबन के दामाद नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि से सम्मानित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने एवं सैन्य की हुलिया लिखने का प्रथा शुरुआत किया। बाजार नीति भी पूछ ले कभी कभी, तो बाजार नीति भी लागू करने वाला शासक जो था अलाउद्दीन खिलजी ही था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान था। राज्यपाल के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखेंगे मौत की सजा को माफ करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसको है, तो ये राष्ट्रपति को है। तो यहाँ पर यही सही नहीं है। यहाँ पे देखिएगा तो अनुच्छेद 72 के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को माफ करने का अधिकार प्रदान की गया है। राज्यपाल पद का सृजन 153 के अंतर्गत है। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका औपचारिक प्रमुख अनुच्छेद जो है 154 के अंतर्गत दिया गया है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होते हैं। ये विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है। 174 के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा के सत्र के आहूत करते हैं, सत्रावसान, सत्र खत्म होना करते हैं और विधानसभा का विघटन भी करते हैं। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो अध्यादेश जारी कर राज्यपाल जो है अपना अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो मैथ का क्वेश्चन फिर आ गया रीजनिंग का, इसको सोल्व करेगा तो इसका आंसर 49 हो जाएगा। अब सारा का सारा मैथ का क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर 48,000 होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए अब जो है ना इस अब पूरा मैथ का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसको जो है आप सोल्व कर सकते हैं या इसका डिस्कशन जो है हम डाल दिए हैं तो इसको देख सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से हम आपको ये इसका जो है ना सेट का PDF डाल देते हैं। अब पूरा मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट देखते हैं 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ और लचीला इलास्टिक होता है, ये जो होता है स्टील होता है। स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ और लचीला इलास्टिसिटी है, इलास्टी है वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ का प्रत्यारोपित बल को हटाने से वह पदार्थ अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, उसे जो है प्रत्यास्थता कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यदि किसी पदार्थ में अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने का गुण नहीं है तो इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ठोस पदार्थों की प्रत्यास्थता अंतर आणविक बलों अधिक होने के कारण अधिक होती है। विरूपक बल की वह सीमा जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान होता है उसे हम प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। किसी पदार्थ पर वह विरूपी बल लगने पर
प्रतिक्रिया स्वरूप विरूपक बल के बराबर होता है तथा बल की दिशा में प्रत्यन बल विकसित होता है। निम्नलिखित में से किस तरंगदैर्घ्य का जो है सबसे कम होता है? तो ये तरंगदैर्घ्य सबसे कम जो होगा ये आपका एक्स किरणें का होगा। एक्स किरणें का विद्युत चुंबकीय विकिरण देखेंगे तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है ये आपका 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁸ मीटर होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है ये आपको गामा किरण की होती है। यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्रीय या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन कराया जाता है तो यह एक तरंग उत्पन्न करता है जिसके संरचना की दिशा इन क्षेत्रों के लंबवत होती है। इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। दो क्रमागत सिंगरों या दो क्रमागत गर्त या दो क्रमागत विरल या दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो देखेंगे तो इस तरह से सबसे कम जो होगा, सबसे तरंगदैर्घ्य जो कम होगा ये होगा आपको गामा किरणें का, उसके बाद आएगा एक्स किरणें, इसके बाद आएगा पराबैंगनी किरणें, इसके बाद आएगा देश किरणें। इसको एक ट्रिक से याद रखेगा, रामा DP XY, ठीक है। तो देखिए इस तरह से भी आप याद रखिएगा ना, रामा DP, इसको D याद रखिए DP XY, तो ये रखिएगा। तो देखिए गामा हो गया, उसके बाद एक्स किरणें हो गया, उसके बाद देखिएगा पराबैंगनी किरणें, इसके बाद दृश्य किरणें, इसके बाद जो है अवरक्त किरणें, इसके बाद जो हो गया माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म किरणें, और उसके बाद जो होगा रेडियो तरंग होगा। तो इस तरह से आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो ट्रिक से याद रखिएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तरंगदैर्घ्य का मान देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है एवं आवृत्ति का मान जो होगा ये आपको घट जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआती पहली बार की गई थी तो ये आपका ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा जो है किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? तो ये 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में जो 34 किलोमीटर चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे परिवहन दिवस मनाया जाता है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी की स्थापना 1849 ईस्वी में की गई थी। इस कंपनी ने 1850 में मुंबई से थाने के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया। भारत में दूसरी ट्रेन जो है ये आपको 15 अगस्त 1854 को कोलकाता से हावड़ा से हुगली के बीच चली थी। 42वां क्वेश्चन देखिएगा, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो ये जो किया जाता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का। वित्तीय मंत्रालय के व्यय विभाग के महालेखक नियंत्रण भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में काम करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 150 के अनुसार वार्षिक विनियोजन लेखा और केंद्रीय वित्त लेखा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की सलाह पर संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। महालेखा नियंत्रण सरकारी व्यय के संवितरण एवं सरकारी आय के संग्रहण के लिए बैंकिंग व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। महालेखाकार का कार्यकाल वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था। 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रण महालेखा परीक्षण कर दिया और 1884 में भारत के नियंत्रण महालेखा और परीक्षक के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। संविधान की कौन सा विशेषता जो है वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो ये देखिएगा एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका वास्तव में ये संघात्मक का उदाहरण नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को कर्नाटक के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान के संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है परंतु संघीय लक्षण संविधान में विद्यमान है। शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रमुख जो ये संघीय लक्षण है। संघात्मक व्यवस्था में एकल नागरिकता का प्रावधान होता है। लिखित संविधान में संघ की स्थापना लिखित दस्तावेज के आधार पर होती ही है और यदि इसे सर्वोच्च हासिल न हो तो संघ व इकाइयों के बीच समझौता विश्वसनीयता नहीं रह जाता है। न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है और यह हमारे संविधान में अनुच्छेद 137 में वर्णित किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता के प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है कि संविधान संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है। तो ये जो किया गया था 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 में आया था, उसके द्वारा इस संशोधन के द्वारा ही 3 शब्द जो है हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान के मौलिक कर्तव्य इसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था जो कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसे जोड़ा गया। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य करने वाले संशोधन। ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से इसे जो है निरस्त या हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के
अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर ये कानूनी राइट्स में 301 के जो है 300 के क या 301 कह सकते हैं के तहत विधि अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे तो लौरिया अरेराज क्या है। तो लौरिया अरेराज जो है एक तरह का स्तंभ लेख है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, सम्राट अशोक ने 7 राजाओं स्तंभ लेख का खुदवाया था। इसमें से जो है एक स्तंभ लेख लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। इस स्तंभ के शीर्ष पर जो है शेर का आकृति बना हुआ है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख जो है रानी के अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक रानी कारूबाकी और उसके पुत्र जो है तीबर का उल्लेख किया गया है। रुमिनदेह स्तंभ लेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। कैंसर कोशिकाओं के परीक्षण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? बायोप्सी कहा जाता है। बायोप्सी जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के प्रभावित हिस्से से कोशिकाओं या ऊतकों का सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है। बायोप्सी सर्जरी के द्वारा डॉक्टर किसी गंभीर बीमारी की संभावनाओं को कम करते हैं। बायोप्सी सर्जरी 5 प्रकार से होते हैं। पहला दिखेगा तो बोन मेरो बायोप्सी, यह मानव शरीर के हड्डी में किया जाता है। उसके बाद जो आता है एंडोस्कोपी सर्जरी, यह मानव शरीर के किसी ऊतक की स्थिति का पता लगाने हेतु सर्जरी किया जाता है। उसके बाद जो आता है नीडल बायोप्सी, त्वचा के ऊतक को इकट्ठा करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। उसके बाद जो आता है रिस्कन बायोप्सी, ये त्वचा कैंसर को रोकने हेतु जो है स्किन बायोप्सी किया जाता है। उसके बाद जो आता है सर्जिकल बायोप्सी, ये आपको ऊतक के असमान हिस्से को निकालने हेतु यह तकनीकी अपनाई जाती है। मृत शरीर के जांच को ऑटोप्सी कहते हैं। 47वां क्वेश्चन देखिएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व नीच का मान जो होगा क्या होगा? वो बढ़ेगा, क्योंकि सबसे कम जो देखिएगा वो विषुवत रेखा पर होता है और सबसे अधिक जो होता है ये आपका ध्रुव पर होता है। यही देखिए ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, पृथ्वी केंद्र में जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के सतह से सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान जो है ये घटता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के घटने के जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है कम हो जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार जो है ये 0 हो जाएगा, अर्थात जी का मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह उष्मागति के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक इकाई क्षेत्र में पाई जाने वाली जैविक एवं अजैविक घटकों के परस्पर अंत संवर्धन द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। सूर्य से प्राप्त भौतिक ऊर्जा को उत्पादक रासायनिक ऊर्जा में तथा उपभोक्ता उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऊर्जा का जो है स्थानांतरण एकल दिशा में होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव जो है ये आपका सीधा रहता है। 49वां क्वेश्चन देखिएगा, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है। वह अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है। वहीं देखेंगे उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान का मुख्यालय जबलपुर में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो देखेंगे ये आपका दिल्ली में है। वहीं शुष्क वन अनुसंधान देखेंगे तो जोधपुर में है। वन अनुसंधान संस्था देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभिनियंत्रित की शोध संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग देखेंगे तो कोयम्बटूर में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग जो होगा ये कोलकाता में है। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर स्थित है। माता टीला बांध रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं देखेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट आता है, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो प्रेजेंट टाइम में जो था ये आपका 22 भाषा है, जबकि मूल संविधान में देखेंगे तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषा का जो है शामिल किया गया था। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वां अनुसूची में जोड़ा गया, जो कि 15वीं भाषा हो गई थी। उसके बाद 71वां संशोधन 1992 में जोड़ा गया, उसमें में नमक जोड़ा गया। ठीक है, नमक जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया था। ये देख लिए। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है बोडो
मास को जोड़ा गया। ठीक है, तो बोडो से हो गया बो से बोडो, डो से डोंगरी, माँ से मैथिली और सौ से संथाली, जो कि 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अभी जो है 22 भाषा हमारे संविधान में चर्चा में है। ठीक है, और भारतीय संविधान की जो भाग देखेंगे तो आपका क्या 17 में जो है ये आपका 343 से 351 तक राज्य की भाषा का उल्लेख किया गया है। भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादन राज्य कौन है? तो ये असम जो है भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन वाले राज्य हैं। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य असम है। चाय उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल जो कि दार्जिलिंग दूसरे स्थान पर सब राज्य का सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य है। चाय एवं पेय पदार्थ उसमें थीन नामक उत्तेजक पदार्थ जो है पाया जाता है। कर्नाटक सुपारी कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारतीय चाय बोर्ड जो है ये आपका कोलकाता में स्थित है। कॉफ़ी बीज से प्राप्त होते हैं, इसमें कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ जो है पाया जाता है। 53 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़कर हुई थी? तो हम जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपका डांडी मार्च कंप्लीट होने के बाद डांडी में नमक उठा के महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को उसके जो है शुरुआत किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक के एकाधिकार मुद्दे पर शुरू हुआ था। गांधी जी दांडी मार्च हेतु 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा कर 24 दिन में जो है दांडी की यात्रा किए थे। कहीं कहीं देखिए ये नहीं देखे 240 मील भी देगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा 240 मील। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किए। दांडी मार्च के दौरान अमेरिकी पत्रकार जो था बेब मिलर गांधी जी के साथ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से किया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट आता है बृहद ट्रक मार्ग या निम्न में से किससे संबंधित है? यह है आपका सड़क परिवहन से संबंधित है। बृहद ट्रक मार्ग जो है ये सड़क परिवहन से संबंधित है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका जो है मरम्मत करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। वर्तमान में NH1 और NH2 को सम्मिलित करके ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। इस सड़क का मार्ग जो है सड़क के आजम भी कहा जाता है। देखिए तो फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल वर्ग का खिताब जीता था। तो आपका ईगा स्विटेक 2020 में जीती थी। ठीक है, और 2022 में महिला एकल वर्ग के खिताब जो है ये भी आपको ईगा स्विट ने जीती है। तो यहाँ पे इसका आंसर ईगा स्विट भी हो जाएगा। ईगा स्विट पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी है। ईगा स्विटेक ने इस खिताब के लिए अमेरिका के सोफिया कैनिन को हराया था। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन देश शीर्ष पे था? तो आपको सिंगापुर जो है ये आपको शीर्ष पे था। 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन फिकॉन पर्यावरण पुरस्कार जो है किसी सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण से सम्मानित किया गया। तो ये आपको भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपको कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है पाई बीम के नाम से किया गया था। गुलजारी देहलवी जिसका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका कवि थे। अब मैथ का क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम रीजनिंग मैथ का आ जाएगा। तो 100 तक का सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये जोड़ेंगे तो सम का औसत जो जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा 51 हो जाएगा। ये देखेंगे तो प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। इसमें 62 का तो आंसर होगा आपका 16% हानि। मैथ के क्वेश्चन सब आप सोल्व कर सकते हैं। इसको जो है दिया हुआ है, इसका हम PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आंसर सी होगा। इसको फिर देखेंगे तो इनसे कौन बड़ी संख्या भिन्न में होगा? तो ये 7/13 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। 123 का वर्ग क्या होगा? तो 123 का वर्ग करेंगे तो 15,129 हो जाएगा। रूट अंडर 3 का देखेंगे तो 4,096 का जो होगा उसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो रूट 8 और रूट 14 मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? तो इसका 4 जो है रूट 7 आंसर हो जाएगा। ये देखेंगे तो एक बल्लेबाज की जो 88 बॉल से जो है इतना रन बनाते हैं तो उसका स्ट्राइक रेट क्या होगा? तो ये औसत का है क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा। इसका देखेंगे तो दिन दे वाला है तो इसका डी आंसर बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पंक्तियों वाला क्वेश्चन। ये रीजनिंग का ही है तो इसका आंसर लगाएंगे तो 17 होगा। ये देखिए मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालय इको के लेखक कौन है? तो ये जो होगा कौन सम हिमालय सिंह होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिर आपको सिलेमन और
इन फ्यूचर जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित होगा। मनोज दास जिसका हाल ही में निधन हुआ वो किस क्षेत्र से थे, तो लेखक थे। DRDO ने विकसित किया उसका नाम क्या है, तो ये आपका रुद्रम प्रथम जो है स्वदेशी विकिरण को विकसित किया था। कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपको बौद्धिक संपदा से संबंधित है। निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान किया है, तो ये आपका अनुच्छेद 275 किया गया है। भारतीय संविधान के भाग जो है 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का चर्चा की गई है। भारत में केंद्रीय और राज्यों के मुख्य वित्तीय संसाधनों का वितरण में कार्य क्षमता पर्याप्त उपयुक्त का मुख्य जो है सिद्धांत माना गया है। अनुच्छेद 276 के तहत वित्तीय व्यापारों का आजीवक और नियोजन पर कर टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आता है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा जो 2020 में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये IIT संस्थान के प्रोफेसर है, तो किसके हैं, तो IIT बॉम्बे के ये प्रोफेसर थे। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में है। वहीं देखेंगे तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान देखेंगे तो कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान देखेंगे तो वाराणसी में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान देखेंगे तो बीकानेर में है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये जो हुआ है पोलाब्रम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पुरापाषाण संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्र शैलियों से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका गुफाएं का खोज जो है 1957 से 58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा किया गया। भीमबेटका गुफाएं यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल में जुलाई 2003 में घोषित किया गया था। किसी दल के विपक्ष दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत वोट होना चाहिए, तो ये आपका कम से कम 10% सीट होना अनिवार्य है। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवास के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं, तो ये आपका ब्रुज होम जो होगा ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में ब्रुज होम गर्तावास के मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का जो प्रमाण मिला है। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ है। नवीनतम खोज के अनुसार लोहरादेव जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थान प्राप्त हुआ है। 83 नंबर देखेंगे तो कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो ये होगा सर्वोच्च न्यायालय के ये पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा समिति से जो देखिएगा तो ये आपका 15 सदस्य होता है। वहीं राज्यसभा से जो होगा ये आपका 7 सदस्य होगा। 30 सदस्य देखिएगा तो 30 सदस्य सिर्फ किस में होता है, ये प्राक्कलन समिति में, प्राक्कलन या आकलन भी से कर सकते हैं। प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य होता है जो कि लोकसभा से होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है तुर्कान ए चहलगान को किसने समाप्त किया, तो देखिए तुर्कान ए चहलगान जो था ना ये इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि इसमें 40 गुलामों का जो रखा गया था और इसके बलबन के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। तुर्कान ए चहलगान 40 दल जिसकी स्थापना गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने किया था। बलबन का मूल नाम जो था ये आपको बहाउद्दीन था। बलबन के दामाद नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि से सम्मानित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने एवं सैन्य की हुलिया लिखने का प्रथा शुरुआत किया। बाजार नीति भी पूछ ले कभी कभी, तो बाजार नीति भी लागू करने वाला शासक जो था अलाउद्दीन खिलजी ही था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान था। राज्यपाल के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखेंगे मौत की सजा को माफ करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसको है, तो ये राष्ट्रपति को है। तो यहाँ पर यही सही नहीं है। यहाँ पे देखिएगा तो अनुच्छेद 72 के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को माफ करने का अधिकार प्रदान की गया है। राज्यपाल पद का सृजन 153 के अंतर्गत है। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका औपचारिक प्रमुख अनुच्छेद जो है 154 के अंतर्गत दिया गया है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होते हैं। ये विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है। 174 के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा के सत्र की आहूत करते हैं, सत्रावसान, सत्र खत्म होना करते हैं और विधानसभा का विघटन भी करते हैं। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो अध्यादेश जारी कर राज्यपाल जो है अपना अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो मैथ का क्वेश्चन फिर आ गया रीजनिंग का, इसको सोल्व करेगा तो इसका आंसर 49 हो जाएगा। अब सारा का सारा मैथ का क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर 48,000 होगा।
इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए अब जो है ना, इस अब पूरा मैथ का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, या इसका डिस्कशन जो है हम डाल दिए हैं तो इसको देख सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से हम आपको ये इसका जो है ना सेट का PDF डाल देते हैं। अब पूरा मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।